Hello student, my name is Sunil Raj and welcome back you all on Crack Academy. So कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? चलिए let's start the new chapter number 6 lines and angles. So student 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है. सो ये चैप्टर नंबर 6 है जो कि है आपका लाइंस एंड एंगल्स. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि लाइंस एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 में क्या है, क्या पढ़ने हैं, क्या क्या हमने पढ़ना है, ठीक है. सो क्या क्या कंसेप्ट है देखते हैं. देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन two lines intersect each other and also the properties of angles formed when a line intersect two or more parallel lines at distinct points. So student इस चैप्टर में हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे कितने टाइप के एंगल्स बनते हैं, क्या क्या एंगल्स के पेयर्स बनते हैं, ठीक है. तो उनको डिस्कस करेंगे. उससे पहले आप एंगल के जो पेयर्स है, एंगल्स के बारे में बहुत कुछ आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हो, ठीक है. तो उन चीज़ों का हम यूज़ भी करेंगे. उसके बाद कोई भी एक लाइन है वो अगर टू और मोर पैरेलल लाइन को यानी कि दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे क्या क्या एंगल्स बनते हैं और किस किस टाइप के एंगल के पेयर्स बनते हैं, उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, जो कि बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस जो है हमारी वो ये डेफिनेशंस, ये जो बेसिक टर्म्स है ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं. तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इनको, ठीक है. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है ये टर्म्स. चलिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन क्या होती है. आपको पता है लाइन क्या होती है कि एक कर्व होती है जो कि स्ट्रेट होती है, जो दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है. तो आप जानते हैं कि जैसे इस तरह से इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं. इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का एक पार्ट, एक पीस ऑफ अ लाइन जिसकी एक डेफिनेट लेंथ हो और दो एंड पॉइंट हो, ठीक है. जैसे कि ये ए और बी क्या है, इसके दो एंड पॉइंट है. मतलब हम लाइन सेगमेंट को कैसे बना सकते हैं, ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है. यहाँ पे दो एंड पॉइंट है ए एंड बी, ये दो एंड पॉइंट है और इसकी एक डेफिनेट लेंथ है. लेकिन लाइन की एक डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इनफाइनाइट लेंथ होती है उसकी, क्योंकि ये दोनों तरफ जो ये एरो का साइन लगा रखा है इसका मतलब क्या है, ये दोनों तरफ बढ़ रही है, ठीक है. इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों साइड में, ठीक है. लेकिन लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक डेफिनेट लेंथ होती है, वो फिक्स होती है, उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी. रे क्या होता है? रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट हो बट दूसरी साइड वो क्या है, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस की जा सकती है, यानी कि उसको आगे बढ़ रही होती है, ठीक है. एक साइड में एरो का साइन होता है इसका, यानी इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट नहीं होता. ए भी एक लाइन रे है, ठीक है. इसमें क्या होगा, ये एक साइड में तो एंड पॉइंट होगा, दूसरी साइड में एरो का निशान लगाया होगा, यानी कि दूसरी साइड ये आगे बढ़ाई जा सकती है, इनफाइनाइटली डिस्टेंस तक इसको बढ़ाया जा सकता है. इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ठीक है. इसका एक साइड का एंड पॉइंट होता है बट दूसरी साइड का एंड पॉइंट नहीं होता. उसके बाद बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. सो स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो अब एक बात देखो, अगर मान लिया मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं कहीं पे भी बना दूँ, दूसरा पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. यानी कि ये एक लाइन हो सकती है ऐसे, है ना, जो दोनों तरफ बढ़ रही है. तो ये दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे. कोलिनियर का मतलब होता है कि जो पॉइंट्स एक लाइन पर हो, जो पॉइंट्स एक ही सेम लाइन पर हो, उन पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं, ठीक है. तो आप देखिए दो पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं. जैसे मान लिया मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया, दूसरा पॉइंट चाहे मैं कहीं भी बना दूं, इधर भी बना दूंगा ना, तब भी एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है. यानी कि दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पर प्रेजेंट हो सकते हैं. तो क्या दो पॉइंट कहीं पे भी ऐसे बना सकते हो जो एक लाइन पे प्रेजेंट ना हो? जैसे मान लिया मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया, एक पॉइंट हो सकता है मैंने यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जा सकती है जो कि दोनों पॉइंट से पास हो की जाती हो. यानी कि एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है जो दो पॉइंट से पास होती है. तो दो पॉइंट हमेशा ऑलवेज कोलिनियर होते हैं. लेकिन
क्या दो से ज़्यादा पॉइंट कोलिनियर होंगे? तो वो डिपेंड करता है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे देखो बच्चों, अगर मान लिया मैंने 2 पॉइंट तो ये ऐसे बना दिए, कहीं पे भी बना दिए, तीसरा पॉइंट अगर मान लिया, देखो 2 पॉइंट बना दिए तो एक लाइन पास होगी इनसे, तीसरा पॉइंट इस लाइन के इधर उधर बना दो, जैसे मान लिया ये पॉइंट बना दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी और सी ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लेकिन अगर यही सी पॉइंट या डी पॉइंट एक और यहाँ पे ले लिया जाए तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि ए बी एंड डी जो पॉइंट्स हैं दैट आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट समझ गए होंगे आप, द पॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो अगर किसी सेम लाइन पर जो पॉइंट प्रेजेंट होंगे उन सभी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूं, यानी कि ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक लाइन पर प्रेजेंट ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, ओके। चलिए उसके बाद बात करते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? सो बच्चों, जब टू रेज आपने समझा ना, रे पता है ना आपको, रे क्या होता है, यानी जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, मतलब ये एक एंड पॉइंट होता है। तो एक रे तो ये हो गई है, ठीक है। इसी तरह से 2 रे, एक रे ये और दूसरी रे, दो रे जिनका एक ही एंड पॉइंट हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी ये एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट होता है रे का, ठीक है। एक 2 रे जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हो, ठीक है, और दोनों की अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, तो वो एक एंगल बनाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब इस एंगल में क्या होता है, देखिए ये जो 2 रेज होती है इनको हम आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल, यानी कि एंगल की आर्म्स है ये, ओके, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोनों रे का, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल, ओके। सो वर्टेक्स ऑफ एंगल, और ये दोनों क्या है, जो दोनों रेज हैं वो क्या है आपकी, आर्म्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, आर्म्स ऑफ एंगल, ओके। तो ये होता है हमारा एंगल। उसके बाद देखिए आर्म्स ऑफ एंगल मैं बता चुका हूँ, आर्म्स ऑफ एंगल क्या होता है, जो 2 रेज जो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो उन दोनों रेज को जो कि एक एंगल बनाती है उन्हें क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। और वर्टेक्स ऑफ एंगल, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोनों रे का, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं, ओके। चलिए उसके बाद बात करते हैं, देखिए जो एंगल के कुछ टाइप्स है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। सो स्टूडेंट देखिए, आपने जाना होगा कि सबसे पहले तो आप राइट एंगल समझिए। राइट एंगल क्या होते हैं, यानी कि अगर एक रे इस तरह से जा रही है और दूसरी रे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, यानी बिल्कुल सीधी खड़ी है इसके ऊपर, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो वो 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो उसके 4th पार्ट को क्या कहते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री को, ठीक है। ये सब आप जानते हैं। तो ये 90 डिग्री राइट एंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री एंगल को, ठीक है। सो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, यानी कि लेस देन 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा एंगल, इस तरह का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक एंगल ऐसा, इस तरह का एंगल, इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, ठीक है, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। यानी राइट एंगल से अगर छोटा है दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एंड इफ द एंगल मोर देन या ग्रेटर देन राइट एंगल दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं हम 180 डिग्री, यानी कि 2 राइट एंगल्स क्या होते हैं, ये 2 राइट एंगल, सम ऑफ 2 राइट एंगल, सम ऑफ 2 राइट एंगल, ठीक है। तो यानी कि एक इस तरह से ये जो एंगल बना हुआ है, मतलब 2 रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हो, लेकिन दोनों रेज की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। तो इसे 180 डिग्री एंगल कहेंगे, या इसको आप बोलते हो क्या, इसको बोलते हो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ओके। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल से जो बड़ा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल से जो बड़ा एंगल होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जैसे कि अगर मान लिया कोई एंगल ऐसे बना हुआ है,
इस तरह से, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सो मतलब 180 से लेकर 360 के बीच का जो भी एंगल होगा वो सभी क्या कहलाएंगे, दैट आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सो स्टूडेंट ये एंगल का पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एंगल्स लिख लेना, एस लगा लेना। सो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं दैट इज पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स। ठीक है, दो एंगल का पेयर होता है, हुज सम इज 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री या इक्वल टू राइट एंगल। ठीक है, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन दोनों का जो एंगल का सम जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इट मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर मैंने कहा कि 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये दोनों एंगल भी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे हमने कहा 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जो दो एंगल का पेयर जिनका सम 90 डिग्री हो या एक राइट एंगल हो। ठीक है, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? द पेयर ऑफ टू एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? पेयर ऑफ टू एंगल, पेयर ऑफ टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री और यू कैन से स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यानी कि दो ऐसे एंगल जिनका सम एक स्ट्रेट एंगल के बराबर हो, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल हो। तो अगर हम कहें कि 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, इन्हें हम क्या कहेंगे? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, तो दैट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सो स्टूडेंट ये जो बेसिक टर्म्स है, डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे आगे हम यूज़ भी करें इन चीज़ों का। ठीक है, आगे यूज़ करेंगे इनका। ठीक है, तो सबको ये पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। सो उसके बाद पेयर ऑफ कुछ एंगल्स है, कुछ एंगल्स के पेयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट? Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arm are on different side of common arm। देखिए दो ऐसे एंगल जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, यानी एक ही वर्टेक्स हो दोनों एंगल का। ठीक है, एंड अ कॉमन आर्म, और उनमें देखो कोई भी एक एंगल होता है, जो भी एक एंगल होता है उसकी दो आर्म्स होती है। ठीक है, जैसे ये एंगल है, इसकी एक आर्म्स यह है, एक आर्म्स ये वाली है। ठीक है, तो ये दो आर्म्स जो होती है ना, तो दो एंगल की देखो क्या होगी, एक एंगल ये हो जाएगा, मान लिया एक एंगल ये है। ठीक है, तो अब इसकी भी दो आर्म्स है, तो इन दोनों एंगल की क्या होना चाहिए? वर्टेक्स सेम होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए, और जो एक आर्म है वो आपकी कॉमन होनी चाहिए, जैसा कि इसमें दिखा रहा है आपको, फिगर में दिख रहा है आपको। अब देखो एक एंगल मान लेते हैं ये ए है और ये एंगल बी है, तो एंगल ए और एंगल बी की देखो वर्टेक्स सेम है, दोनों का कॉमन है दोनों का। और जो ये वाली आर्म है बी डी, ये जो बी डी आर्म है ये क्या है? दोनों की कॉमन है, यानी कि ये जो आर्म है बी डी दैट इज आर्म ऑफ एंगल ए एंड दैट इज आर्म ऑफ एंगल बी, यानी एंगल ए की भी आर्म है ये और एंगल बी की भी आर्म्स है। ठीक है, तो इनकी दोनों की एक कॉमन आर्म हो, और जो दो डिफरेंट जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी जो देखो इस ए की एक आर्म तो यह होगी, ये वाली होगी बी डी, और दूसरी कौन सी होगी? बी ए। ठीक है, और बी एंगल की एक आर्म तो बी डी होगी और दूसरी आर्म क्या होगी? बी सी होगी। तो जो नॉन कॉमन आर्म है दैट आर क्या होनी चाहिए? ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए, डिफरेंट साइड। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक ही साइड हो। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि देखो ध्यान दीजिए कि जैसे कि एंगल ए और बी जो है इसकी एक कॉमन आर्म है, तो दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है? कॉमन आर्म के दोनों साइड है, डिफरेंट साइड में है। अब अगर मान लिया मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ कि देखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है।
दोनों एंगल क्या है, देखो ए बी डी ये वाला एंगल हो गया, डी बी सी ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। बट अगर मैं कहूं आपको ए बी सी एंगल, ए बी सी एंड एंगल डी बी सी, डी बी सी, क्या ये एडजेसेंट है? नहीं, ये एडजेसेंट नहीं है। दीज एंगल आर नॉट एडजेसेंट। क्यों नहीं है दोनों? देखो इस एंगल के, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल कंप्लीट, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल डी बी सी यानी ये वाला एंगल। अब देखो ये कंप्लीट एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों की आर्म्स जो देखी जाए तो देखो वर्टेक्स तो चलो कॉमन हो गया दोनों का, लेकिन अगर कॉमन आर्म की बात करें तो ये वाली कॉमन आर्म है। कौन सी कॉमन आर्म है? देखो ये ए बी सी की भी ये आर्म है और डी बी सी की भी ये वाली आर्म है, तो ये कॉमन आर्म होगी। लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के एक ही साइड में है। लेकिन इसमें तो ये बोला गया है कि एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनकी जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या होती है, कॉमन आर्म के दोनों डिफरेंट साइड में होनी चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए कॉमन आर्म के एक ही साइड में होगी दोनों की, तो इसलिए ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंगल एडजेसेंट है क्योंकि इनकी कॉमन आर्म ये वाली होगी और जो नॉन कॉमन आर्म है ये वाली होगी, एक इधर होगी। ओके, तो एडजेसेंट एंगल की ये डेफिनेशन याद कर लेना। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये होते हैं आपके एडजेसेंट एंगल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से देखना। इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी form a straight line, then it will look like figure given. In this case angle ABD and angle DBC are called linear pair of angle. अब देखो बच्चों, अभी आपने क्या देखा कि एडजेसेंट एंगल देखे थे, आपने एडजेसेंट एंगल इस तरह से देखे, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। और आपने देखा कि इनकी जो कॉमन आर्म है, ये वाली क्या है, कॉमन आर्म है, क्या है ये, कॉमन आर्म, ठीक है, ये आपकी कॉमन आर्म है। और ये दोनों क्या है, आपकी नॉन कॉमन आर्म है। अब ये कह रहे कि अगर ये जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये इस तरह से होनी चाहिए। देखो कॉमन आर्म के क्या है, दोनों साइड में, डिफरेंट साइड में होनी चाहिए। और ये दोनों आर्म जो है, अब अगर इनको और इस तरह से बढ़ा दें आगे की तरफ, मतलब इस तरह से मूव कर दें इनको, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में हो जाएगी। और जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी कि मैं अगर इस कॉमन आर्म को इधर ले आऊं, यानी कि इसको, इस आर्म को ऐसे घुमा दूं और ये आर्म इस साइड हो जाए, तो देखो ये इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, तो ये क्या बन जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना। अगर ये दो जो नॉन कॉमन आर्म है, दो एडजेसेंट एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म है, वो अगर क्या हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन बना देती हैं, तो इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स होती हैं जिनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में होती है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, सम क्या होता है, सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ तो ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि जब नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक दूसरे को अपोजिट में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो वो एक स्ट्रेट एंगल ही तो बनाएंगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनाएगी। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि टू एंगल्स जिनका एक वर्टेक्स भी सेम हो, एक कॉमन आर्म हो, और दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, सम 180 डिग्री अगर होता है, तो दैट आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। ठीक है, सो कोई भी दो एंगल हो सकते हैं ये। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लिया इस तरह से है, तो ये भी दो लीनियर पेयर एंगल हो गए। ठीक है, ये भी दो लीनियर पेयर एंगल हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर ये है तो ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लिया मैं ऐसे लिख बना दूं, तो ये वाला छोटा सा एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स जो कि 180 डिग्री का सम हो। बट हम ये नहीं कह सकते, देखो अगर आप ऐसे बना दो कि एक एंगल यहाँ पे बना दिया आपने 30 डिग्री, ठीक है, एक एंगल आपने यहाँ पे बना दिया, मान लेते हैं ऐसे 150 डिग्री, क्या ये दोनों लीनियर पेयर हैं, नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो इनकी दोनों की ना तो वर्टेक्स कॉमन है और ना ही आर्म्स कॉमन है, ठीक है। दोनों के क्या है, आप देख रहे हो ये दोनों ही एंगल अलग अलग से हैं, तो इनको हम लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना। लीनियर पेयर वही होंगे जो एक ही लाइन पे ऐसे बने होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये बने हुए, देखो ध्यान से देखना। दोनों लीनियर पेयर क्या होने चाहिए, दोनों एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल होंगे तभी वो लीनियर पेयर होंगे, एडजेसेंट एंगल जिनका सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इसको लिख लीजिए कि टू एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो उन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है एंगल, ठीक है, तो इनको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं। तो देखिए, रिकॉल द नोशन ऑफ अ लाइन दैट इट एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। तो आपने देखिए लास्ट चैप्टर में आपने कुछ नोशन यानी एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स पढ़े थे, वो क्या थे, सारे के सारे नोशंस थे यानी कि अजम्पशंस थे, ठीक है। तो उनमें एक अजम्पशन आपने ये भी देखा था कि किसी भी लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है इनडेफिनेटली, ठीक है, इनडेफिनेटली दोनों साइड में, दोनों तरफ उसको बढ़ाया जा सकता है लाइन को, बोथ डायरेक्शन में, ठीक है। लाइन पी क्यू एंड आर एस इन फिगर 1 आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इन फिगर 2 आर पैरेलल लाइंस। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना कि यहाँ पे देखिए कोई भी दो लाइन आप ड्रॉ करो, दो तरह से ड्रॉ की जा सकती है दो लाइन। कैसे, जैसे मान लिया आप, मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी यहाँ पे, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपको ये तो पता है ना कि दोनों लाइन को इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अगर मान लिया मैं इस लाइन को इधर ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर दूं, इसी तरह से इस लाइन को इधर एक्सटेंड करूंगा और इसे इधर एक्सटेंड करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके तो देखो इंटरसेक्ट करेगी ना एक दूसरे को। लाइंस क्या होती है, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, जैसे अगर मान लिया आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी ऐसी, ठीक है, एक लाइन मान लिया आपने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी, अब ये दोनों लाइन एक दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड तो की जा सकती है ना। इसको ऐसे इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड करोगे, इसको ऐसे इधर एक्सटेंड करोगे, इसको ऐसे इधर एक्सटेंड करोगे, तो देखो कहीं ना कहीं जाके तो ये इंटरसेक्ट करेगी ना। तो एक तो वो लाइन हो गई जो कि कहीं ना कहीं इन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है। तो ऐसी दो लाइन सेगमेंट, ऐसी दो लाइन, सॉरी सेगमेंट नहीं लाइंस, ऐसी दो लाइंस जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो। ये देखो ये एक कॉमन पॉइंट है दोनों का, है ना कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर वो एक सेम डायरेक्शन में नहीं है दोनों की, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो इट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं लाइन को बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर दूं, यानी एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन बिल्कुल इस तरह से है, मतलब दोनों की देखो इसकी डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन इसकी है और इसी की इस साइड में भी सेम डायरेक्शन। अब अगर मान लिया मैं इसको इस तरह से आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा तो ये भी इसके साथ ऐसे ही एक्सटेंड होती जाएगी, इनफाइनाइटली ये एक्सटेंड होती जाएगी ऐसे, ठीक है, और इधर भी ये इसी तरह से एक्सटेंड होती जाएगी इनफाइनाइटली। तो ये क्या कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये हर जगह इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि इसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ये आपको पता भी होगा, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था, इसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम रहेगी। तो जहाँ पे जो दो लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर हर जगह इक्वल है, सेम रह रही है, तो उन दो लाइंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं या फिर पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। इनको एक नाम दिया गया है इन लाइंस को, वो क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस। इन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो टू लाइंस जिनके बीच की जो एक डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है, तो उन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। नोट दैट द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट ऑन दीज पैरेलल लाइंस इज सेम, यानी कि जो कॉमन परपेंडिकुलर डिफरेंस है वो क्या होगा, दो लाइन के बीच का हर जगह किसी भी पॉइंट पर
हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। दीज इक्वल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और ये जो इक्वल लेंथ है ना, जो दोनों कोई भी दो पॉइंट के बीच की, कोई भी किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इसे हम कहते हैं। ओके, सो दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि दो लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है और पैरेलल लाइंस भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखते हैं। चलिए देखो, जब हमने बात की इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो देखो, कोई भी दो लाइन जिसे कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह से कोई भी दो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे 4 एंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 4 एंगल्स बन रहे हैं। देखो, एक एंगल तो ये बन रहा है, ओके, दूसरा एंगल ये बन रहा है, तीसरा एंगल ये बन रहा है, चौथा एंगल ये बन रहा है, 4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई भी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे भी, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यहाँ पे 4 एंगल्स बनेंगे, 4 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 एंगल्स होते हैं, तो इन एंगल्स में जो अपोजिट एंगल होते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। यानी कि अगर मैं इन एंगल्स को नेम दे दूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे के अपोजिट कौन कौन से एंगल है, 1 और 3 जो है वो एंगल अपोजिट है। तो यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन्हें हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट। एंड एंगल 2 एंड एंगल 4, दीज आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इन एंगल 4 और एंगल 2 को भी हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। एंगल 1 और एंगल 3 को भी हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 एंड 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। व्हेन टू लाइन से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे मान लेते हैं ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, ठीक है। ईच अदर से एट पॉइंट ओ, यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये मान लेते हैं ओ है। देयर आर 2 पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं। देखो, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, 2 पेयर आर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के 2 पेयर बनते हैं। और आप एक बात ध्यान रखना कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, दीज आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल होते हैं। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखना, कहीं पे भी कैसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे भी हो सकते हैं। जैसे ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। कैसे भी आप इनको इंटरसेक्ट कर दो लाइन को, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होंगे, इन दोनों, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्जियोम फर्स्ट है, यहाँ पे एक एक्जियोम आ गया है। तो देखिए, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सो स्टूडेंट, अभी जैसे कि हमने क्या देखा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल देखा था। रिकॉल दैट व्हेन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। मैंने बताया था ना कि 2 एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब ये एक्जियोम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। देखो, अगर मान लिया एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन पर अगर एक रे जो है वो स्टैंड है, खड़ी है, कैसे खड़ी है, कैसे भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं ये ऐसे एक रे है, ठीक है, जो कि इस लाइन पर खड़ी है, इस लाइन की इस पॉइंट पे खड़ी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए बी लाइन है,
ठीक है। और ये O पॉइंट पर क्या है, OP एक रे है जो कि इस पॉइंट पर खड़ी है, ठीक है। तो अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट। तो अब देखो, अगर ये एक रे इस लाइन पर खड़ी है ऐसे, तो ये रे कहीं पे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, बिल्कुल सीधी भी खड़ी हो सकती है, यानी कि परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देखना कि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं एक्स एंगल ये है और ये एंगल वाई है, तो यहाँ पे हमेशा एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात ध्यान रखना, क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। या यूं कह लीजिए, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा। ओके, ठीक है। तो कभी भी एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड करती है, खड़ी है, ठीक है, वो रे कैसे भी खड़ी हो सकती है, जैसे कि वो इस लाइन पे बिल्कुल सीधी भी खड़ी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी जो दो एंगल बनेंगे दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो या इस लाइन पर ऐसे भी खड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे भी दोनों एंगल का जो सम है 180 डिग्री होगा। या इस लाइन पर इस तरह से इधर भी खड़ी हो सकती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एंगल और ये जो कंप्लीट एंगल है दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो किसी भी एंगल पर खड़ी हो सकती है ये रे। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे, और दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो इसलिए इन दोनों को क्या कहेंगे, एक लीनियर पेयर एंगल कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे, ठीक है। और आपको पता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या होता है, दो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, तो इनकी जो कॉमन आर्म तो वही रे हो जाएगी जो इस लाइन पर खड़ी है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो दोनों क्या बनाएगी, एक लाइन बनाएगी। देखो यहाँ पे जो लाइन का जिक्र किया गया ना, ये जो रे है ना जो लाइन पे खड़ी है, तो ये रे तो क्या है, दोनों की कॉमन आर्म है दोनों एंगल की। और जो लाइन है वो क्या है, दो जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों क्या बना रही है, एक लाइन बना रही है, एक लाइन बना रही है। और ये रे जो है वो क्या है, कॉमन आर्म है, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक लाइन बना रही है तो इसीलिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सियोम 2 जो है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। अब देखो इसका रिवर्स है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एक्सियोम था ये क्या कह रहा था कि अगर एक लाइन पर एक रे खड़ी है तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। दोनों एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब इसका रिवर्स बोल दिया सेकंड में कि अगर दो एडजेसेंट एंगल है, अगर दो एडजेसेंट एंगल है, एक ये एंगल है एक ये एंगल है, यानी एंगल एक्स और एंगल वाई जो है, अगर एंगल एक्स और एंगल वाई का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है, देखो इस दोनों एंगल की ये तो कॉमन आर्म होगी जो कि हमारी रे थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये तो कॉमन आर्म है, इसको हम बोलेंगे कॉमन आर्म। और ये क्या है आपकी नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों आपकी नॉन कॉमन आर्म है। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, तो उस केस में ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमेशा क्या बनाएगी, ये एक लाइन बनाएगी। क्या बनाएगी, एक लाइन प्रोड्यूस करेगी। तो ठीक है, ये उसका बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। या आप यूं कह लीजिए, अगर एक लाइन पर एक रे खड़ी है तो दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, और अगर दोनों एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर होंगे। और अगर एक दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर हैं तो फिर क्या होगी, जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होगी, एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फॉर ऑब्वियस रीजन दैट टू एक्सियोम अबोव टुगेदर इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियोम। तो ये जो दोनों एक्सियोम हैं, यानी कि ये वाला एक्सियोम और ये वाला एक्सियोम, तो इन दोनों एक्सियोम को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो पहली बात तो ये एक पेयर ऑफ एक्सियोम है, और दूसरी बात ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, इन दोनों एक्सियोम को नाम दे सकते हो लीनियर पेयर ऑफ पेयर एक्सियोम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये एक थ्योरम है स्टूडेंट्स, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो मैंने बताया था ना कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट इनको प्रूव करना, ये एक थ्योरम है यहाँ पे, ठीक है। इनको प्रूव कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखिए। देखो देयर आर टू
लाइंस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टू लाइंस हेयर, टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersect each other at point O। ठीक है, तो दो लाइंस है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं। देर आर 4 एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स हैं ये चारों एंगल्स, देखिए एक एंगल तो क्या है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। ठीक है, तीसरा एंगल क्या है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। एंड चौथा एंगल क्या है एंगल डी ओ ए, डी ओ ए। यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं जो कि क्या है एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमें बताना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूव, देखो सबसे पहले ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले ऑन लाइन सी डी, देखिए लाइन सी डी पे देखिए, ऑन लाइन सी डी, सी डी लाइन पर 2 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, सी डी लाइन पर 2 एंगल बन रहे हैं। एक तो सी ओ ए या ओ ए ओ सी, ए ओ सी बोल सकते हो, दूसरा ए ओ डी या डी ओ सी, डी ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है। तो अभी आपने एक एक्सियोम पढ़ा था कि एक लाइन पर, देखो ये एक लाइन है और इस लाइन पर एक रे ये स्टैंड कर रही है, तो यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके लीनियर पेयर एंगल होंगे। ठीक है, और अगर ये लीनियर पेयर एंगल है तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए, इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स ये 180 डिग्री होगा। ओके, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं ऑन लाइन ए बी। अब लाइन ए बी की बात करते हैं। देखो लाइन ए बी कौन सी है, ये वाली लाइन ए बी है। ठीक है, यहाँ पे 2 एंगल लेता हूं मैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या है, देखिए अब ये भी वही सेम एक्सियोम की आप बात कर सकते हो कि एक लाइन पर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एक्सियोम था, एक लाइन पर एक रे अगर स्टैंड कर रही है तो ये दोनों एंगल जो है वो क्या होंगे लीनियर पेयर होंगे, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है एंगल ए ओ सी, ए ओ सी एंड दिस इज सी ओ बी, सी ओ बी, तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो राइट साइड दोनों की इक्वल है, दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो, यानी कि दोनों इन जो लेफ्ट साइड है इन दोनों को इक्वल रख दो। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी। ठीक है, तो अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ सी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एंगल डी ओ ए और सी ओ बी कौन सा है, देखो यहां पे एंगल डी ओ ए ये वाला एंगल, ठीक है, और सी ओ बी ये वाला एंगल। तो देखो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है दोनों एंगल, और दोनों एंगल क्या होंगे आपके इक्वल प्रूव होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इन दोनों एंगल को भी प्रूव कर सकते हैं इक्वल, इस एंगल को और इस एंगल को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, फिर उस केस में हम वही करेंगे, यानी लाइन सी डी पर, जो सी डी लाइन है इस पर ये वाले एंगल लेंगे, ये वाले एंगल। ठीक है, और ए बी पर फिर हम कौन से ले लेंगे, ये वाले एंगल ले लेना या फिर ये वाले एंगल ले लेना। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों एंगल को भी, ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं।
ओके, सो दैट इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 1. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हमेशा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, तो यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो एक एग्जांपल है, देखिए क्या है. इन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. इफ एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू का रेशियो जो है दैट इज 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पी क्यू एंड आर एस, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर. ठीक है, अगर पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है देन आगे आपको दे रखा है एंगल पी ओ आर. पी ओ आर देखो, पी ओ आर ये वाला एंगल एंड आर ओ क्यू, आर ओ क्यू और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का रेशियो गिवन है 5:7. ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें लाइन पी क्यू, अगर पी क्यू लाइन की बात करें तो पी क्यू लाइन पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगल क्या है, पी क्यू लाइन पर बने हुए हैं और ये एक रे इस पे स्टैंड कर रही है पी क्यू लाइन पे. ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे आपके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा. ठीक है, सो ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री. यानी एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री. क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, और इन दोनों एंगल का जो रेशियो गिवन है पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू, इनका जो रेशियो दे रखा है दैट इज 5:7, ये दे रखा है. ठीक है, तो क्या हम इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है और इसका रेशियो 5:7 है, तो क्या इन दोनों एंगल को हम 5:7 में इस 180 डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो पी ओ आर का रेशियो क्या है 5 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 5 + 7 और मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री. सो 12 से ये किस पे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 15 पे, 15 इंटू 5 क्या आ जाएगा 75 डिग्री. ठीक है, सो ये एंगल आ जाएगा आपका 75 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 75 डिग्री. ठीक है, इसी तरह से एंगल आर ओ क्यू निकाल सकते हैं, आर ओ क्यू, तो इसका रेशियो क्या आपका 7 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई टोटल सम यानी कि 180 डिग्री. तो ये इस पे 15 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री. ठीक है, सो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 105 डिग्री. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने देखो दो एंगल तो कैलकुलेट कर दिए, अब बाकी के ये दो एंगल बच गए. ठीक है, अब आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा. बात समझ में आ रही है. सो यहां पे देखिए क्या लिखोगे आगे आप लिखोगे यहां पे कि एंगल, ये वाला एंगल POS, एंगल POS इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ROQ के इक्वल होगा. क्यों होगा इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो एंगल POS क्या आ जाएगा, एंगल POS क्या आ जाएगा, ROQ की वैल्यू कितनी है, देखो ROQ कितना है 105, तो ये भी 105 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से ये वाला एंगल SOQ, एंगल SOQ ये किसके बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के, यानी कि POR के बराबर होगा, एंगल POR के बराबर होगा. ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वही सेम चीज यानी कि वर्टिकली अपोजिट. तो यानी कि एंगल SOQ कितना हो जाएगा, फिर POR कितना है आपका 75 डिग्री. ठीक है, सो ये आपके चारों एंगल का
आ गया आपका, ठीक है। तो ये चारों एंगल आपके फाइंड आउट हो गए, यानी कि ये 75 डिग्री और ये 105 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम चारों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, देखिए, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी, देखो ए ओ सी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल दोनों, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखो बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये कितना है आपका 40 डिग्री दे रखा है। ओके, सो फाइंड एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। उसमें क्या दे रखा है, देखो इसका और इसका सम दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है। तो आपको ये दोनों एंगल कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करोगे कैलकुलेट, देखो तो बच्चों ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखो एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी जो है वो दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों है, देखिए लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखो लाइन ए बी, ये ए बी है और ये सी डी है। एक बार है ना, जो ये ओ ई लाइन है इसको भूल जाओ, देखो इस लाइन को एक बार भूल जाओ। तो अब देखो ये दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। यानी अपोजिट एंगल कौन कौन से है, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों है इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो आपको देखो ये बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है, एंगल बी ओ डी कितना दे रखा है 40 डिग्री। तो यानी कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया ये चीज। तो देखो ए ओ सी आ गया आपका एंगल। अब उसके बाद देखो ये इक्वेशन देखिए, इसमें ए ओ सी प्लस बी ओ ई क्या दे रखा है 70 डिग्री। तो यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ए ओ सी की वैल्यू तो 40 डिग्री यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि ये 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई कितना आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 कर दो तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो एक तो आपको एंगल बी ओ ई कैलकुलेट करना था जो कि आपका आ गया, ये एक तो एंगल ये कैलकुलेट करना था। अब दूसरा कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो कंप्लीट एंगल है ये क्या है, ये एक स्ट्रेट एंगल है। क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है। तो अगर मैं इस स्ट्रेट एंगल में से ये दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो ध्यान से देखना कौन कौन से एंगल, देखो ये कंप्लीट एंगल क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिखिए कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है, एक लाइन पर बना हुआ है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल देखो, ये जो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री ये तीन एंगल से मिलके बना है। फर्स्ट एंगल ये, सेकंड एंगल ये और थर्ड एंगल ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों एंगल को ऐड कर दो, यानी इस पूरे एंगल को ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी ये कंप्लीट जो एंगल है ये किससे बना है, ये तीन एंगल से मिलकर बना है, ठीक है। तो इन तीनों एंगल में देखो एंगल ए ओ सी कितना है, एंगल ए ओ सी,
एंगल ए ओ सी की वैल्यू है 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री पुट कर दो, प्लस एंगल सी ओ ई आपको कैलकुलेट करना है, और प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पुट कर दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, 70 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सो एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री आ जाएगा। सो बच्चों यही हमें एंगल कैलकुलेट करना था, ये एंगल कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो ये सी ओ ई 110 डिग्री हमें एंगल कैलकुलेट करना, और ये बी ओ ई कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, ये देखो यहाँ सॉरी 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री आ गया, ठीक है। सो ये एंगल्स हमें कैलकुलेट करने थे इस क्वेश्चन में, जो कि हमने कैलकुलेट कर दिए। इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो दो लाइन है, एक तो एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, यहाँ से लेकर ये एंगल एक्स वाई है सॉरी लाइन, और एक एम एन है, एक ये वाली एम एन है, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं एक्स वाई और एम एन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, ठीक है। इफ पी ओ वाई, देखो पी ओ वाई ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, मतलब क्या है कि देखो एक्स वाई पर एक ये रे खड़ी है, स्टैंड कर रही है, ठीक है, और रे ओ पी स्टैंड ऑन लाइन एक्स वाई, तो इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी है, तो इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ए और बी जो एंगल है उनका रेशियो दे रखा है 2:3, यानी कि ये ए एंगल है और ये बी एंगल है, इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड सी, ये एंगल सी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, देखो फिगर में ध्यान से देखो, तो फिगर में देखो जब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें कि एक्स वाई पर ये जो ओ पी रे है वो स्टैंड कर रही है, यानी कि रे ओ पी स्टैंड ऑन लाइन एक्स वाई परपेंडिकुलरली, ठीक है, इस तरह लिख सकते हो परपेंडिकुलरली। सो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो अगर ये परपेंडिकुलर, अब एक बार है ना एम एन को भूल जाओ, एक बार इस एम एन लाइन को भूल जाओ, तो देखो एक्स वाई है और इस पे ये परपेंडिकुलर खड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल, देखो एंगल कौन सा एक्स ओ पी, एक्स ओ पी, ठीक है, और प्लस प्लस एंगल वाई ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन पे है, एक लाइन पे है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब ये एंगल जो है वो कितना दे रखा है पी ओ वाई, इसको पी ओ वाई लिख लो, पी ओ वाई। तो ये जो एंगल है ये कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, तो इसको अगर 90 डिग्री रखेंगे तो एक्स ओ पी भी कितना आ जाएगा, ये प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स ओ पी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री इधर माइनस होगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स ओ पी जो एंगल है ये कितना आ गया, यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल है, देखो ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना आ गया 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे देखो दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इस एंगल के बराबर है। तो यानी कि जो एक्स ओ पी है वो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, क्योंकि यही तो एंगल है। ये जो एक्स ओ पी है, एक्स ओ पी जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए और एंगल बी से मिलकर ही तो बन रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी का रेशियो जो दे रखा है दैट इज 2:3, तो हम यहाँ पे एंगल ए कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल ए का रेशियो कितना है 2, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 2 + 3 5, और मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ एंगल यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 5 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 × 2
36 डिग्री। तो हमारा एंगल ए तो आ गया 36 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से एंगल बी कैलकुलेट कर सकते हो आप। एंगल बी कितना आ जाएगा, बी का रेशियो कितना है 3 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 5 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। एंगल बी आ जाएगा। अब हमें एंगल सी कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट आपको पता है कि देखो लाइन एम एन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, लाइन एम एन की अगर हम बात करें, ये जो लाइन है, सॉरी, ये जो लाइन है एम एन, अगर हम इस एम एन लाइन की बात करें तो देखो बी और सी जो है वो क्या है, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल बी यानी एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे लिख सकते हो आप, ऑन लाइन एम एन लाइन पर ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ठीक है, एम एन लाइन पर। तो अब देखो 180 डिग्री होगा, तो हमें एंगल बी की वैल्यू तो पता चल गई, कितनी है 54 डिग्री। तो एंगल सी प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 54 इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो एंगल सी कितना आ जाएगा 54, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये 116 डिग्री आ जाएगा, 116 डिग्री, ठीक है। सो दैट इज द एंगल सी जो कि हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड एंगल सी, ठीक है। सॉरी 126 होगा ना, माइनस करेंगे 126 आएगा, है ना, 126 डिग्री आएगा एंगल सी, 126 डिग्री। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। अब देखो बच्चों, एंगल पी क्यू आर कौन सा है, देखो पी क्यू आर ये वाला एंगल किसके बराबर गिवन है, पी आर क्यू इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस ये वाला जो एंगल है पी आर टी इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट, अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि देखो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर ये दोनों क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या लीनियर पेयर है, क्योंकि ये लाइन एस टी पर है, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहां पे क्या कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल, देखो पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी क्यू आर ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ऑन लाइन एस टी लाइन पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। सो एक फर्स्ट इक्वेशन ये क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए पी आर टी ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर है। सो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी और ये भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन लाइन एस टी लाइन पर ही है ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों, अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें यहाँ पे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से जो राइट साइड है वो दोनों की इक्वल है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री, तो यानी कि लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड इक्वल होगी, यानी कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू जो है कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है, एंगल क्या गिवन है आपको, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल
PRQ, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये वाला ये गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बराबर के साइन के डिफरेंट साइड में है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो हमें क्या मिला, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये मिल गया। और यही हमें प्रूव करना था, है ना, यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं, सो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो बच गए हैं, सो ये हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।